Welcome to Electro Classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you fundamental of electrical engineering. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट किया था और अब हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट नंबर 5 इन वन शॉट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को, वो भी एक ही वीडियो में। और आज आपके AKTU के जो 16 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 16 मार्क्स के लिए। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो यूनिट है ये आपकी टोटली थ्योरेटिकल यूनिट है, जिसमें आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो ये आपके दो हेडिंग लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्विच फीड यूनिट, MCB, ELCB, MCCB, ACB, इनमें से किसी 2 या 3 पर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपका बनेगा फंडामेंटल ऑफ अर्थिंग, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है वो टाइप ऑफ वायर से पूछ लेता है, केबल, या जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में, बस बार, लाइटिंग प्रोटेक्शंस, ठीक है, वो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो आपका यूनिट नंबर 5 है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो आपका SFU से रिलेटेड हो सकता है कि SFU आपका क्या होगा। तो SFU हम बोलते हैं स्विच फ्यूज यूनिट को। अब देखिए, ये आपका फ्यूज है। आप लोगों ने फ्यूज को देखा होगा, फ्यूज होता क्या है ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम उसकी डेफिनेशन को अभी क्लियर कर लेते हैं। ए फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस which act quickly in abnormal condition. It blows and disconnect the circuit from the supply. Thus it provides the protection by destroying itself. This is the fuse. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है वहां आपके, अब तो MCB आ गई हैं, लेकिन कुछ घरों में अभी भी फ्यूज यूज होते हैं। ए स्विच is used to isolate the circuit from the supply purposely for repair and maintenance. Generally it is manually operated. ये आपका स्विच है। जब हम फ्यूज और स्विच को कंबाइन करते हैं तो वो यूनिट आपकी कहलाती है SFU। SFU के एडवांटेज क्या है? The number of joints in the circuit get reduced due to the compact construction. Less space is required, easy from handling point of view. लेकिन SFU या फ्यूज जो आपका है, इसका जो ऑपरेशन है दैट विल बी मैनुअल। मीन आपका जो ऑपरेशन है वो आपका मैनुअल है। दूसरा जो टर्म आती है दैट इज द MCB। MCB क्या है? MCB इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोनों में डिफरेंस क्या है फ्यूज में और MCB में? तो MCB का जो ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, लेकिन फ्यूज जो ऑपरेट करता है वो आपका मैनुअली ऑपरेट करता है। मीन उसको ऑपरेट एक बार करने के बाद फिर से आपको रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। तो यहां लिखा हुआ है ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच मेक्स एंड ब्रेक द सर्किट इन नॉर्मल ऑपरेशन एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट अंडर एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन करंट एक्सीड ए प्रीसेट वैल्यू। अब ये नॉर्मल कंडीशन क्या हुआ, नॉर्मल ऑपरेशन क्या हुआ, और एबनॉर्मल कंडीशन क्या हुई। नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब है हमने लिमिट, सपोज कीजिए हमने MCB यूज की है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की कोई MCB यूज की है। अगर आपके सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर से ब्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर आपका किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, और उसकी वजह से करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन और फॉल्टी कंडीशन। MCB इज ए फॉल्ट कैपेसिटी करंट लिमिटिंग ट्रिप फ्री ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस with thermal or magnetic operation to provide the protection against overload and शॉर्ट सर्किट। ये MCB की क्वालिटी है।
दूसरा, एमसीबी की कुछ फीचर्स हैं। कौन से? इट्स ऑपरेशन इज वेरी फास्ट। आपने देखा होगा कि आप जब कोई भी रूम में हो और आपने कोई लोड यूज किया हुआ है जिसको आपकी जो कैपेसिटी है उसकी ज्यादा है, तो तुरंत आपके घर में एमसीबी डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस लोड को वहां से रिमूव करते हैं और एमसीबी को ऑन करते हैं तो आपका सर्किट कनेक्ट हो जाता है। तो इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट है, जो 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम में ऑपरेट कर जाता है। नो ट्रिपिंग सर्किट इज नेसेसरी, देन द ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट विदाउट नॉइस, स्मोक और फ्लेम। It can be reset very quickly after correcting the fault just by switching a button. No rewiring is required. Rewiring की requirement आपको फ्यूज में पड़ती है। It cannot be reclosed if voltage persists. अगर जिस वजह से सिस्टम की एमसीबी डाउन हुई थी, अगर वो फॉल्ट सर्किट में बना हुआ है तो उस कंडीशन में आपका जो स्विच है वो रिक्लोज नहीं होगा। मैकेनिकल लाइफ इज अप टू मोर देन 1 लाख साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल। अब जो एमसीबी आपको अवेलेबल है वो किस रेंज में अवेलेबल है? एसी वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट फॉर सिंगल फेज, 415 वोल्ट फॉर 3 फेज और 220 वोल्ट डीसी। द करंट रेटिंग अवेलेबल 0.5 टू 63 एम्पियर। The short circuit breaking capacity of MCB range from 1 kilo ampere to 10 kilo ampere with single pole, double pole, triple pole or 4 pole. 2 pole MCB have combined handle for 2 poles that enables both leg of the MCB to trip if either side has overloaded. तो आपको जब थ्योरी आप मेंशन करें तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे रेंज लिखी हुई है, ठीक है, आपकी करंट की रेंज लिखी हुई है, वोल्टेज की रेंज लिखी हुई है, आप उसको अंडरलाइन कर दें। और कभी भी जब आप लिखें तो आप पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखें, आप उसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें, जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें प्रोवाइड करे। चलिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि फ्यूज और एमसीबी में अगर हम कंपेयर करें तो ऑपरेशन of the fuse is highly dependent on the selection of its proper rating. MCB instantly disconnect the supply automatically if the event of short circuit or overload. If fuse wire is not selected properly, then it result in non-operation of fuse even in case of short circuit. It has eliminate the risk of fire and prevent the damage to wiring system. ये कह रहा है कि अगर आपने फ्यूज को, उसका जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपने जो वायर यूज किया हुआ है दो कंडक्टिंग पॉइंट के बीच का, अगर उसकी रेटिंग आपने हायर रख दी है तो अगर आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट भी हो गया है वो तब भी ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी हायर होगी। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं है। एमसीबी जिस रेंज की आपने यूज की है, जैसे ही उसमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा एमसीबी तुरंत आपकी ऑपरेट कर जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपने फ्यूज वायर आपने ज्यादा कैपेसिटी का यूज किया है तो सर्किट में आपके बर्नआउट हो सकता है, वहां आपका डैमेज हो सकता है, फायर लग सकती है। सेकेंड, इफ द फ्यूज वायर आफ्टर ऑपरेशन इज रिप्लेस्ड विद ए न्यूअर वन बट go loose, then it may be dangerous. Also, to replace a blown fuse in between the current carrying point is dangerous, especially in dark. अब ये कह रहा है कि अगर आपने वायर को चेंज किया है और उसको अगर लूज छोड़ दिया है तो वहां आपका डेंजरस हो सकता है, वहां स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन रीस्टार्टिंग द पावर सप्लाई आफ्टर ट्रिपिंग ड्यू टू द ओवरलोड और शॉर्ट वेरी इजी। यहाँ केवल आपको स्विच को ओपन करना है। ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्यूज वायर the exact size of the fuse wire may not be available. Also, for replacement, a kit of hand tool has to be kept ready. जबकि no maintenance and repair is required for the MCB. The distribution system employing MCB provides satisfactory operation and last for years. तो ये कुछ कंपैरिजन है आपके फ्यूज और एमसीबी में। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपका बन सकता है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, दैट इज द एमसीसीबी। एमसीसीबी को हम बोलते हैं मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी और एमसीसीबी में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका रेंज का है।
एमसीबी की जो रेंज थी वो 0.5 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर थी, लेकिन जो मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर की जो रेंज है दैट इज द 63 एम्पियर टू 3000 एम्पियर। वो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, ये आपका इलेक्ट्रोथर्मल डिवाइस है। ठीक है ना, यहां आपकी फिगर को नहीं बनाया गया है। इट वर्क्स इज बेस्ड ऑन द थर्मल मैकेनिज्म। It has a bimetallic contact with expand and contract when there are change in temperature. Under normal condition, the contact are closed, allowing current to pass through. Under overload or short circuit condition, the current exceeds its safe value. Due to this, heat is generated and contacts are opened to interrupt the circuit. This is the operation of MCCB. और ये आपका थर्मल ऑपरेशन है। हीट प्रोड्यूस होने से वहां एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहे हैं। ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ हाई करंट देयर इज आर्क फॉर्मेशन, हैन एमसीबी देयर आर आर्क एक्सटिंग्विशर विच सप्रेस द आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, जब आप हाई वोल्टेज पे दो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो उनके बीच में स्पार्किंग होगी, उस स्पार्किंग को हम बोलते हैं आर्क। और उस आर्क को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं आर्क एक्सटिंग्विशर। ठीक है जी। देयर इज ए डिस्कनेक्शन स्विच, विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच एमसीबी कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली। प्रैक्टिकली इट हैज एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग एंड हेंस इट कैन बी यूज फॉर हाई करंट एप्लीकेशन। All operating part of MCB are covered within a plastic module housing made of two hogs. Two hogs are joined together to form the whole structure. ठीक है ना, तो आपको MCB के बारे में, ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछता है 2-3 पर, तो आप इनको पॉइंट के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम ELCB। ELCB क्या होता है? ELCB को हम बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज मतलब अगर किसी फॉल्टी कंडीशन में आपकी कोई कंडक्टिंग बॉडी अगर अर्थ से कनेक्ट हो जाती है तो वहां करंट फ्लो करता है। ठीक है, उससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को शॉक लग सकता है। उस शॉक से बचने के लिए हम ELCB को यूज करते हैं। अब अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमने क्या बनाया हुआ है, ये फेज है आपके पास, फेज वायर, ये न्यूट्रल है, ये आपका ट्रिपिंग स्विच लगे हुए हैं, यहाँ आपकी सीटी लगी हुई है, दिस इज द करंट ट्रांसफॉर्मर, और ये कोई आपका लोड लगा हुआ है। अब यहाँ आपके सर्किट को नॉर्मल कंडीशन बता रही है, जो आपकी यहां से करंट गई है आई इन और इसको मान लो आई आउट। अगर आई इन की वैल्यू आई आउट के इक्वल है, दैट्स मीन जितनी करंट आपके इनपुट से गई है उतनी करंट अगर आउटपुट में आ रही है तो ये कंडीशन आपकी नॉर्मल होगी। ठीक है जी। अगर आई इन इज नॉट इक्वल टू आई आउट देन एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है जी। तो ELCB क्या काम करता है? ELCB is used to protect the circuit from the electrical leakage. When someone get an electric shock, then this circuit breaker cut off the power at the time 0.1 second for protecting the personal safety and avoiding the gear from the circuit against short circuit and overload. ELCB is a security device used in electrical system with high earth impedance to avoid the shock. It notices small stray voltage on the metal field of electrical gear that interrupt the circuit if an unsafe voltage is detected. The main principle of earth leakage protector to stop injury to human and nature due to electric shock. तो ये ऑपरेट कैसे करेगा? ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर आपका लगा हुआ है ये आपका मेजरिंग डिवाइस की तरह काम कर रहा है। मीन ये आई इन और आई आउट के डिफरेंस को मेजर कर रहा है। जैसे ही आपकी नॉर्मल कंडीशन अगर चल रही है तो सर्किट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, नॉर्मली आपका सर्किट रन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट होगी, ये रिले इसको डिटेक्ट कर लेगी, करंट ट्रांसफॉर्मर ने उसको मेजर किया, रिले उसको सेंस करेगी
और उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर को कमांड देगी और सर्किट ब्रेकर इस स्विच को ओपन कर देगा, जिससे कोई भी ह्यूमन बीइंग को शॉक्स ना लगे। तो यहां आपका जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। इस एक्सप्लेनेशन में देखो ये लिखा हुआ अंडर नॉर्मल कंडीशन इफ देयर इज ए फॉल्ट, ठीक है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आप इस डायग्राम के साथ ये डायग्राम बनाएंगे और ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है उसको आप याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज द एआर सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है जी, अगर कोई फॉल्टी कंडीशन आती है या आपको मेंटेनेंस करना है तो आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हो। अब यहां क्या है? एन एयर सर्किट ब्रेकर। अब यहां सर्किट ब्रेकर को हमने डिफाइन किया हुआ है कि हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए। हम अगर एयर यूज कर रहे हैं तो दैट इज एयर सर्किट ब्रेकर, अगर आपका ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, अगर हम वैक्यूम यूज करते हैं तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और अगर हम कोई गैस यूज करते हैं जिसको हम SF6 बोलते हैं तो हम SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच that use air to protect an electrical circuit from damage caused by excessive current from an overload or short circuit। मेन प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी अगर एबनॉर्मल कंडीशन अकर करती है वो ड्यू टू द ओवरलोड हो सकती है या शॉर्ट सर्किट, उसके डैमेज से हमें बचना है, उसको अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू इंटरप्ट करंट फ्लो आफ्टर ए फॉल्ट इज डिटेक्टेड। When this happens, an arc will appear between the contact of that have broken the circuit. Air circuit breaker use compressed air to blow out the arc, and the contact are rapidly swung into a small sealed chamber. The escaping of displaced air and blowing out the arc. अब हमने एयर को किस टाइप से यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमने सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद हमने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब एयर ब्लास्ट में भी हमने एयर को कैसे यूज किया, एक्सली ब्लास्ट कराया है, या एक्सल ब्लास्ट विद साइड मूविंग कॉन्टैक्ट है, या क्रॉस ब्लास्ट के थ्रू हमने आर्क को क्वेंच किया है, ठीक है जी। तो आप सर्किट ब्रेकर के नाम याद कर सकते हैं। अब देखिए यहां हमने आपको सर्किट ब्रेकर का प्रिंसिपल समझाया है, ठीक है, कि सर्किट ब्रेकर किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो अब यहां आपके मेन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट कैरीज द करंट एट नॉर्मल कंडीशन एंड दीज कॉन्टैक्ट आर मेड ऑफ कॉपर। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट आपके नॉर्मल कंडीशन में मेक है और आपका नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका एबनॉर्मल कंडीशन अकर करती है तो ये आपका जो मेन कॉन्टैक्ट है ये ओपन होता है। ओपन होगा तो ये कॉन्टैक्ट जो थे, ये जो क्लोज थे, ये आपके ओपन होंगे। जब ये ओपन होंगे तो ये जो आपके इलेक्ट्रोड है, ये देखो आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका आर्क है। इस आर्क को क्वेंच करना है। क्वेंच करने के लिए हम क्या करेंगे, एयर का यूज करेंगे, हम एयर का ब्लास्ट करेंगे जिससे ये आर्क जल्दी से जल्दी क्वेंच हो जाए, ठीक है जी। अब देखिए द एडिशनल पेयर ऑफ द आर्किंग कॉन्टैक्ट इज मेड ऑफ कार्बन। व्हेन सर्किट ब्रेकर इज बीइंग ओपनड the main contact open first, and during opening the main contact the arcing contacts are still in touch with each other. As current get a parallel low resistance path through the arcing contact during the opening of main contact, there will not be any arcing in the main contact। यहां आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बना है, लेकिन आर्किंग कहां आपकी क्रिएट हुई, यहां this portion पे। Each of arc contact is fitted with arc runner with help and arc discharge to move upward due to the both thermal and electromagnetic effect as shown in figure. As arc is driven upward, it enter in the arc width consist of splitter. The arc is quit with become colder and lengthen and splitter। अब इसने क्या किया कि ये जो आर्क है, ये जो कॉन्टैक्ट है आपके यहां बनेगा, तो जितना इसका लेंथ बढ़ेगी उतनी इसकी स्ट्रेंथ कम होगी,
ठीक है, उतना ही आपका इजीली ये क्या होगा, क्वेंच कर दिया जाएगा। अब एडवांटेज क्या है एयर ब्लास्ट के, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मच हाइयर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। The arc quench is much faster during the operation of air blast circuit breaker. The arc of duration of arc is same for all the value of small as well as high current. ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं आपके एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को यूज करने के। तो यहां से आपके पास शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, एक यहां से कई बार मैनी टाइम्स, टाइप ऑफ वायर्स। टाइप ऑफ वायर्स में सबसे पहले आप क्या यूज करें, VIR, CTS, PVC एंड फ्लेक्सिबल वायर्स। वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर, कैप्ट आयरन शीथेड, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड फ्लेक्सिबल वायर। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आपसे 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ वायर्स में, तो फिर आपको इसको डिफाइन करना होगा। उसको डिफाइन करने के लिए यहां हमने हर टाइप की वायर को डिफाइन किया हुआ है। जैसे वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर वायर, दिस टाइप ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ टिन कंडक्टर कोटेड विद द रबर इंसुलेशन, दिस फर्दर कवर्ड विद प्रोटेक्टिव कॉटन्स एंड विटामिन कंपाउंड एंड फाइनली फिनिश्ड विद बैग्स। ठीक है सर, तो 2 लाइनें आप सबके बारे में याद कर सकते हैं। इसी तरह हमने CTS के बारे में लिखा है, कैप्ट आयरन शीथेड वायर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे और ये आपका टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जिससे आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वायर, आप फ्लेक्सिबल वायर का डायग्राम बना सकते हैं। जो हमने ये है, ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है आपका केबल्स। आपको केबल्स के कंस्ट्रक्शन सिंपल से पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि को एक्सियल केबल या XLP करके भी केबल को पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं को एक्सियल केबल। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में आपको यही चीज याद रखनी है। जैसे जो केबल है उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज द सर्विंग, इसके बाद आर्मिंग, इसके बाद बेडिंग, फिर सीट, फिर इंसुलेशन एंड कंडक्टर। अब यहां अगर इसको आप क्लासिफाई करें तो कंडक्टर ऑफ द कोर, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, 2 conductor, 3 conductor. The conductor are also called cores. Cable with 3 conductor used are aluminum or annealed copper. The conductor are standard conductor in order to provide the flexibility to the cable. Insulation. इंसुलेशन क्या करता है, इन कंडक्टर के बीच में, जिससे ये शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिसको आप कवर करते हैं। कोर इज कवर्ड बाय इंसुलेशन फॉर प्रॉपर थिकनेस। इसके बाद मेटालिक शीट, मेटालिक शीट होती है आपकी, जैसे आप सिल्वर फॉइल यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपकी लीड शीट और एल्युमिनियम शीट हो सकती है। ठीक है, दिस प्रोवाइड द मैकेनिकल प्रोटेक्शन बट मेनली रेजिस्ट द मॉइस्चर एंड अदर गैसेस टू रीच द इंसुलेशन। एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, दूसरा मेन जो काम करता है ये रेजिस्ट करता है मॉइस्चर और अदर गैसेस को इंसुलेशन तक ना पहुंचे। इसके बाद है आपके पास बेडिंग। द मेटेलिक शीट इज कवर्ड बाय अनदर लेयर कॉल्ड द बेडिंग। द बेडिंग कंसिस्ट ऑफ पेपर टाइप कंपाउंड which fibers material like jute strand or hessian tape. The purpose of bedding is to protect the metallic sheet from corrosion and other mechanical injury resulting due to arming. और इसके बाद है आपके पास arming. This layer consists of galvanized steel wire which provide the protection of the cable from the mechanical injury. इसके बाद जो आपके पास हमारे पास सर्विंग रह गया। सर्विंग का क्या काम करेगा, सर्विंग आपके सारे पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट है जो आपके केबल के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। चलिए
आगे चलते हैं। अगर हम केबल को क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल, तो हमारे पास जो केबल क्लासिफाई होता है दैट इज द लो टेंशन केबल, मीडियम टेंशन केबल, हाई टेंशन। लो टेंशन के लिए जो रेंज है वो अप टू 6.6 केबी है, मीडियम टेंशन के लिए 11 केबी है, और हाई टेंशन के लिए 22 केबी और 33 केबी के लिए। हाई टेंशन को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एच टाइप केबल और एस एल टाइप, जिसको आप बोलते हैं सेपरेटेड लीड स्ट्रिंग केबल। एक्स्ट्रा हाई टेंशन मोर देन 33 केबी, ये आपको वोल्टेज रेंज याद रखनी पड़ेगी। इसको क्लासिफाई करें तो ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर। अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर अगर आप क्लासिफाई करते हो तो सिंगल कोर, टू कोर और थ्री कोर। ठीक है ना, यहाँ सिंगल कोर को बताया गया है, टू कोर को बताया गया है और थ्री कोर। थ्री कोर मतलब आपके कंडक्टर तीन हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द बस बार। बस बार क्या है? एन इलेक्ट्रिकल बस बार इज डिफाइंड एज ए कंडक्टर और ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर यूज फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द इनकमिंग फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द आउटगोइंग फीडर। ये आपकी बस बार की डेफिनेशन है। It is a type of electrical junction in which all the incoming and outgoing electrical current meets. Thus, the electrical bus bar collects the electric power at one location. Bus bar consists of isolator, circuit breaker. On the occurrence of fault, the circuit breaker is tripped off and the faulty section of the bus bar is easily disconnected from the circuit. The electrical bus bar is available in rectangular, cross-sectional, round and many other shape. दूसरा, बस बार की एक प्रॉपर्टी होती है कि वहां वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, आप इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को याद रखना कि बस बार पे हमेशा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होती है। अगर आप बस बार को क्लासिफाई करेंगे तो आपके पास सिंगल बस बार अरेंजमेंट। सिंगल बस बार मतलब ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है इस डायग्राम में, जो ब्लू लाइन शो हो रही है ये आपकी सिंगल बस बार है। अब मैं एक बस बार को आपको समझा देता हूं कि उसमें होता क्या क्या है। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, ये आपके सर्किट ब्रेकर लगे हैं और ये आपका आइसोलेटर है। इसके बाद बस बार नीचे सेक्शन में आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर एंड ट्रांसफॉर्मर, फिर से सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। ठीक है ना, ये आपका बस बार का अरेंजमेंट शो किया गया है। जब भी कोई फॉल्ट अगर करेगा तो आपके सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होंगे और वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब सिंगल बस बार में आपका सारा लोड एक ही बस बार से कनेक्ट होता है। ठीक है जी, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो जहां पे जो भी लोड उससे कनेक्टेड है वो आपका डिस्टर्ब होगा। लेकिन आपके पास जो दूसरे टाइप का बस बार है दैट इज द मेन एंड ट्रांसफर बस बार। तो मेन और ट्रांसफर बस बार में आपके पास दो टाइप की बस बार यूज होती हैं और वो बस कपलर के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अगर आपकी मेन बस बार पे लोड इंक्रीज हो रहा है तो हम बस कपलर की थ्रू से मदद हेल्प से हम ट्रांसफर बस बार पर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीज हमने यूज की है, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सर्किट ब्रेकर आपका ऑन लोड कंडीशन ऑपरेट करता है, जबकि आइसोलेटर को ऑपरेट कराने के लिए हमें ऑफ लोड कंडीशन चाहिए। मेन आइसोलेटर आपका ऑफ लोड कंडीशन में ऑपरेट होता है और ये एक मैनुअली ऑपरेशन है, जबकि सर्किट ब्रेकर आपका ऑटोमेटिक ऑपरेशन है और ये आपका ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करता है। अगर हम तीसरी बस बार को देखते हैं तो यह है आपकी डबल बस बार। डबल बस बार एंड डबल ब्रेकर सर्किट ब्रेकर, दो अरेंजमेंट। तो इस टाइप की बस बार में आपके पास एक मेन बस बार है, एक ऑक्सिलरी बस बार है, लेकिन कपलर नहीं है। यहां हमारे पास क्या है कि अगर मेन बस बार में लोड इंक्रीज करता है तो हम उसको चेंज करके ऑक्सिलरी बस से अपने सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास दो ब्रांचें एक साथ कनेक्टेड है, एक ऑक्सिलरी से और एक मेन से। ठीक है ना, तो हम इस अरेंजमेंट को तब यूज कर सकते हैं जब एक बस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहां आपके पास रिंग मेन बस बार है, मेन बस बार आपकी रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम रिंग बस बार। इसके बाद दिस इज द मैश अरेंजमेंट। यहां जो है वो आपका मैश फॉर्म हो रहा है।
ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट है जिसको हमने बस बार के अरेंजमेंट बोले। अब यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है, अर्थिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग क्या है? तो अर्थिंग की डेफिनेशन है द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी टू द जनरल मास ऑफ अर्थ विद ए कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। The earthing of electrical equipment bring the equipment to the zero potential and avoid the shock to the operator under faulty condition। अर्थिंग हम करते क्यों है? कि किसी भी ह्यूमन बींग को कोई शॉक ना लगे। ठीक है जी। अब कहते किसको है? को कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, उसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और जिस पाथ के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो वेरी लीस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस आपको जनरली मैं बता देता हूं, आप इसको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी अनअर्थेड इक्विपमेंट को टच किया और किसी वजह से कोई फॉल्टी कंडीशन से उसकी बॉडी पे करंट फ्लो कर रहा है, तो उस ऑपरेटर को या उस ह्यूमन बीइंग को शॉक लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर अर्थिंग की हुई होगी उस इक्विपमेंट की, उस डिवाइस की, तो अगर ऑपरेटर उसको टच भी करता है तो उसको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है। ठीक है जी, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है। अब टाइप ऑफ अर्थिंग, हमने अर्थिंग करने के लिए जो चीज यूज की है, सपोज कीजिए हमने प्लेट यूज की है तो प्लेट अर्थिंग, पाइप यूज की है तो पाइप अर्थिंग, इलेक्ट्रोड यूज किया है सॉलिड रॉड, उसको रॉड अर्थिंग। अगर कोई हमने केमिकल यूज किया है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल अर्थिंग। अब मैं आपको एक अर्थिंग का एक डायग्राम बता देता हूं छोटा सा, ठीक है, आप उसको ध्यान रखना। सपोज कीजिए ये आपके पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है जी, मान लो कंडक्टिंग बॉडी या कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई बिल्डिंग है। ठीक है, आपने इसको एक मीडियम से कनेक्ट किया जिसका पाथ का रेजिस्टेंस जो है वो वेरी लेस है और उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं हम सीधे ऐसे नहीं करते हैं, सबसे पहले यहां सॉल्ट और चारकोल की लेयर तैयार करते हैं। ठीक है जी, और इस मीडियम को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। यहां एक फनल लगा देते हैं जिससे बीच बीच में हम इसमें वाटर इनलेट कर सकें, जिससे इस बिट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम बना रहे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपने ये पाइप बनाया है तो ये पाइप अर्थिंग, अगर आपने प्लेट यूज की है तो प्लेट अर्थिंग, और अगर आपने रोड यूज की है तो रोड अर्थिंग। अगर आपने यहां इस सॉल्ट और चारकोल के साथ इस पिट का रेजिस्टेंस को मिनिमम रखने के लिए कोई केमिकल यूज किया हुआ है तो दैट इज केमिकल अर्थिंग। अब देखिए हम बात करते हैं प्लेट अर्थिंग के लिए। प्लेट अर्थिंग के लिए जो हम प्लेट यूज करते हैं वो दो टाइप की हो सकती है, या तो कॉपर की हो सकती है या वो गैल्वेनाइज्ड आयरन की हो सकती है। अगर कॉपर की प्लेट की होगी तो उसका साइज ये होगा, अगर वो गैल्वेनाइज्ड आयरन की होगी तो उसका साइज ये होगा। ठीक है जी, प्लेट 3 फीट तक, लगभग 3 मीटर ग्राउंड में कनेक्ट होगी। प्लेट इज सराउंडेड बाय द अल्टरनेट लेयर ऑफ कॉक्स एंड सॉल्ट फॉर द मिनिमम थिकनेस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर। हम जो ये लेयर बना रहे हैं चारकोल और सॉल्ट की, उसकी जो लेयर होगी वो 15 सेंटीमीटर की होगी। एंड अर्थ वायर इज ड्रॉन थ्रू GI पाइप एंड इज परफेक्टली बोल्टेड टू द अर्थ प्लेट। द नट एंड बोर्ड मस्ट बी कॉपर प्लेट एंड मस्ट बी गैल्वेनाइज्ड आयरन फॉर GI पाइप। ये आपका मटेरियल बताया है। अब द अर्थ लीड must be GI pipe or strip of sufficient cross sectional area to carry the fault current safely. The earth wire is drawn through GI pipe of 19 mm dia at about 60 cm below the ground.
ये डायमेंशन दी है कि आप जो भी बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे जिस उससे, तो वो आपके इस डायमेंशन का होगा। अब ये आपका कुछ डिसएडवांटेज बताए गए हैं कि दिस मेथड इज द डिसकंटिन्यू ऑफ अर्थ वायर फ्रॉम द अर्थिंग प्लेट बिलो द अर्थ कैन नॉट बी ऑब्जर्व फिजिकली। ये कह रहा है कि अगर जिस वायर से आपने इसको कनेक्ट किया है कंडक्टिंग बॉडी को अर्थिंग से, अगर वो किसी वजह से ब्रेक हो जाती है तो वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है आपका पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के लिए जो हम पाइप यूज करते हैं वो जीआई पाइप है, जिसका डायमीटर आपका दिस है और लेंथ दिस है। The earth wire are fastened to the top section of the pipe of the ground level with the nut and bolt. The pit area of the pipe is filled with the salt and charcoal mixture for improving the condition of soil and earthing efficiency. The contact surface of GI pipe with the soil is much more as compared to the plate due to its cross-sectional circular section and hence can handle heavier leakage current for the same electrode size. ये कह रहे हैं कि जो पाइप अर्थिंग है वो आपके हैवी लोड के लिए यूज की जाती है। इन समर सीजन द सॉइल बिकम ड्राई, इन सच केस द सॉल्ट वाटर इज poured थ्रू द funnel connected main GI pipe through the 19 mm diameter pipe. This keep the soil wet. ये अगर सीजन पे डिपेंड करता है कि जो सॉइल का मॉइस्चर होगा वो ड्राई होगा या कैसे, तो उसी से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो जो करंट आपने कनेक्शन किए हैं वो करंट भी आपकी प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में आपका शॉक लग सकता है। ठीक है ना, अगर बॉडी का रेजिस्टेंस उस पाथ के रेजिस्टेंस से कम हो गया। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज द लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या है? जो आपकी लाइटनिंग है, ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर वो किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम पर फॉल हो जाए तो उसको सेफली हैंडल करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज द लाइटिंग अरेस्टर। लाइटनिंग इज a phenomena of electric discharge of charged cloud to ground during the thunderstorm. The potential of the cloud is raised significantly higher than the ground potential and surrounding air losses this and this. अब आपके पास जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं लाइटिंग अरेस्टर, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेन टाइप्स होते हैं जो आपको यूज किए जाते हैं। जैसे हम लाइटनिंग रोड यूज करते हैं उस लाइटनिंग को सेफली हैंडल करने के लिए, ग्राउंड वायर यूज करते हैं, अर्थ स्क्रीन यूज करते हैं और लाइटिंग अरेस्टर यूज करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज द लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर के टाइप कितने होते हैं? दैट इज द डिफरेंट टाइप, रोड गैप, स्पीयर गैप, हॉर्न गैप, मल्टी गैप, एक्सप्रेशन टाइप, इलेक्ट्रोलाइट टाइप, लीड ऑक्साइड टाइप, वाल्व टाइप, थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, इंपल्सिव प्रोटेक्टिव गैप विद इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर, पैलेट टाइप अरेस्टर एंड मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ जनरली आपको लाइटिंग अरेस्टर का फिनोमिना समझाया है कि आखिरकार लाइटिंग अरेस्टर ऑपरेट कैसे करता है। तो जब भी आपका लाइटनिंग अरेस्टर ऑपरेशन करेगा वो तभी ऑपरेट करेगा जब आपकी लाइटनिंग अकर करेगी। और ये अकर कैसे करता है? A lighting arrestor is a protective equipment that protect electrical equipment from high voltage surges caused by the lightning strike. They are usually installed at the top of the transmission pole and the building and provide an easy path for surges voltage from lightning to the floor to the ground. अब ये काम कैसे करता है? तो ये कंसिस्ट होता है आपके स्पार्क गैप एंड सीरीज रेजिस्टेंस से। One end of the arrestor will get connected to the equipment while the other end is connected to the ground through the resistor. There is not a regular resistor. ये आपके कोई रेगुलर रजिस्टर नहीं है बट ए नॉन लीनियर रजिस्टर है एज इट्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज।
जैसे जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ड्यूरिंग ए लाइटिंग स्ट्राइक द हाई सर्जेज वोल्टेज विल रिड्यूस the voltage of this resistor and make its low resistance path to the ground, and its length is determined in such a way that the regular operating voltage and high voltage that break the air insulation will not initiate an arc. ये कह रहा है कि जो वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज जो ऑपरेशन कर रहा है और जो आपका लाइटनिंग होने पर जो वोल्टेज आपका क्रिएट हुआ है वो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि आपका आर्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, द लाइटिंग अरेस्टर डज नॉट कंडक्ट एनी करंट एज द स्पार्क गैप इज ओपन एंड also the resistance of the non-linear resistor is very high, but in the event of lighting strike the high voltage will break down the air insulation and initiate an arc, and also the resistance of the non-linear resistor fall down. As a result, low resistance path is laid out for the surge to ground. Sometime lighting arrestor को हम सर्ज अरेस्टर और सर्ज डाइवर्टर भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्ज अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर क्या होते हैं, तो वो सिमिलर हैं जो आपके लाइटिंग अरेस्टर होते हैं। इसके बाद अगर हम टाइप ऑफ बैटरी की बात करते हैं तो टाइप ऑफ बैटरी में लीड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड, इसके बाद निकल बैटरी और सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपकी बैटरी यूज होती हैं, उनके कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे जनरली पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं, जो आपके सिंगल यूज की बैटरी होती है, जो आपके सेल्स होते हैं जैसे वॉच में यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सिंगल टाइम्स यूज होते हैं, रिमोट में यूज किए जाते हैं और वो फिर से रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं। इट डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ द चार्ज। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरीज आर अल्काइन बैटरीज, मर्करीज बैटरीज, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज एंड जिंक बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी बैटरीज हैं, जो आपकी जनरली एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से रिचार्ज कर लें, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। जैसे आपकी निकल कैडमियम, लीड एसिड, लिथियम बैटरीज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ बैटरी कैटेगरी। जैसे आपके मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है वो भी आपकी सेकेंडरी है, घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें जो बैटरी लगी हुई है वो भी आपकी सेकेंडरी है। दोनों में डिफरेंस अगर करने के लिए आए तो डिफरेंस में हम कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी बैटरी इनिशियल कॉस्ट इज लेस, जबकि सेकेंडरी बैटरी की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। कॉस्ट पर किलोवाट is high, cost per kilowatt is less. These batteries are disposable. There is no requirement of maintenance as these are rechargeable. Regular maintenance is required. Most suitable for portable application. आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं क्योंकि ये साइज में स्मॉलर और लाइट वेट होती है, जबकि लेस सुटेड फॉर द पोर्टेबल एप्लीकेशन। हैज गुड चार्ज मेंटेनेंस, हैज पुअर चार्ज मेंटेनेंस, नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन since the discharge rate is poor, जबकि suitable for heavy load application due to its superior discharge rate. In general, these batteries are limited to specific application due to inherent versatility. These batteries are used in most of the application. These are the example of primary and secondary. तो इस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत शॉर्ट टाइम में यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब आपका ड्यूटी है कि आप इस वीडियो का फायदा उठाएं, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।